गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अभी हमारा जो पारद प्रकरण है उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं पारद बंध। तो ये पारद बंध हमारे पढ़ के हो जाएंगे कुछ ही दिनों में। फिर उसके बाद पारद का शोधन और पारद के अष्ट संस्कार ये हमें पढ़ने हैं। वैसे पारद के 18 संस्कार है और भी ज्यादा हमें सीखने को मिलेगा, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, यूजी के सिलेबस में नहीं है। तो हम अष्ट संस्कार तो जरूर सीखेंगे। उसके सारे आठों के आठों संस्कार का रिकॉर्डेड वीडियोस भी हम देखेंगे। और उसमें प्रोसीजर क्या है, उसको क्यों करना है, वो सब भी सीखेंगे। और यहाँ तक ये जो चैप्टर खत्म होता है, अ, पारद का शोधन और पारद के संस्कार, ये सब कुछ आपकी CIE 1 की एग्जाम में होगा। तो आई होप आप सभी ने सिलेबस देख लिया है ना, जो मैंने सिलेबस आज सुबह भेजा व्हाट्सएप ग्रुप में कि CIE 1 की एग्जाम में सिलेबस। तो इसके अंदर हमारा यहाँ से पेपर 1 पार्ट ए से ये पूरा का पूरा और 8वां चैप्टर। और बाद में ये जो है पेपर 2 वैशेज्य कल्पना, तो उसके अंदर 1 से 6 पॉइंट यहाँ पे क्षार सूत्र तक हम जहाँ तक हमने सीखा है। तो ये सब आपके 1-1 मार्क के क्वेश्चंस है ना, 100-100 मार्क के दोनों ही होंगे। यहाँ पे 8 चैप्टर में से आपको 100 मार्क होंगे और वहाँ पे 6 चैप्टर में से आपको 100 मार्क होंगे। तो ये तो वैसे शॉर्ट क्वेश्चन है एकदम, 1-1 मार्क के। और आपने डिस्क्रिप्टिव भी एक एग्जाम दे दिया अभी कुछ दिनों पहले 100 मार्क का, तो वो भी एक अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि आप सभी ये ऐसा 1-1 मार्क के क्वेश्चन वाला एग्जाम है, कोशिश करिए 100 में से 100 मार्क्स आए आपको, 100 आउट ऑफ 100 आए, ऐसा कोशिश करिए। हाँ, मैं इजी क्वेश्चंस तो नहीं रखूंगा, ऑब्वियसली डिफिकल्ट ही होंगे क्योंकि ये 1-1 मार्क का क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव नहीं है इसलिए। तो अच्छे से पढ़ाई करिए। और कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे शायद आपको नहीं आते हैं, तो वो भी आप बिना देर किए उसको पढ़ लीजिए कि इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर ये यही आंसर इसका क्यों है, इसे जरूर जान लीजिए। और ये सब वैकेशन शुरू होने से पहले कर दीजिए, है ना। वैकेशन में फिर पता नहीं आप करेंगे कहीं पढ़ाई करेंगे कि नहीं। तो ये क्वेश्चन, ये जो एग्जाम है इसको बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए। हाँ, आपको पास होना है, 50% लाना है, तभी आप फाइनल एग्जाम में बैठ पाएंगे। वो सब रूल्स अपनी जगह पे है, लेकिन मैं तो चाहूंगा कि आप 100 आउट ऑफ 100 लाए। और 1-1 मार्क के क्वेश्चन में तो ये क्वाइट पॉसिबल है। तो आप इस तरह से अच्छे से पढ़ाई करिए। और अभी आगे हमारा जो ये चैप्टर है पारद विज्ञान, उसको शुरू करते हैं। उसमें जो पारद बंध है उसको आगे पढ़ना शुरू करेंगे। कैसा फोटो में दिख रहा है, लिक्विड मर्क्यूरी है ना, उसको बांधने की बात है। उसको हमें यूजेबल कर लेना है। कैसा कर लेना है, भस्म स्वरूप कर लेना है हमारे शरीर में यूज होने के लिए। तो उसके लिए हमने 25 भारत बंद के नाम सीखे थे। अभी मैं समझता हूँ कि कुछ 3-4 दिन हुए हैं, तो एटलीस्ट आपको ये सब नाम परिचित हो गए होंगे। ऐसा किसी भी स्टूडेंट को ना हो कि ये शब्द परिचित ही नहीं है, ऐसा ना हो। और आप कोशिश करिए कि इसको इसी क्रम में, सही सही उच्चार के साथ इसी क्रम में आप याद कर लीजिए इसको। तो ये 10 मार्क के क्वेश्चन में हो या 2-2 मार्क के कितने भी क्वेश्चन हो, आपके लिए ये यूजफुल रहेगा। दूसरा एक चीज, आज क्यों स्टूडेंट्स, बहुत स्टूडेंट्स कम है आज? कोई कारण है? ऐसा क्यों है? हर बार 7-8 स्टूडेंट एब्सेंट होते हैं, आज मुझे लगभग 40 स्टूडेंट्स ही दिख रहे हैं। कोई कारण है तो बताइए मुझे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमने इसमें कहाँ तक आगे सजीव निर्जीव वो देख लिए थे, है ना। सबीज निर्बीज भी, निर्बीज सबीज भी देख लिए थे। तो इसके अंदर हम निर्बीज सबीज को फिर से एक बार देखते हैं। कल हमने थोड़ा पढ़ा था लेकिन मुझे लगा लास्ट में थोड़ा फास्ट हुआ, तो फिर से एक बार निर्बीज बंध सबीज बंध सीखेंगे और फिर आगे के बंध देखेंगे। तो यहाँ पे बीज क्या होता है वहां से शुरू करते हैं। सजीव निर्जीव आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, है ना, कि भस्म सही तरीके से बनी है या नहीं, उसके अंदर फ्री मर्क्यूरी पार्टिकल्स तो नहीं है। उसी के क्राइटेरिया पे सजीव या फिर निर्जीव ये है, सजीव निर्जीव। फिर अभी निर्बीज और सबीज की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले देखते हैं बीज क्या है। कल ये पढ़ा था, आज फिर से एक बार डिटेल में ही पढ़ रहे हैं, क्विक रिवीजन नहीं कर रहे हैं। तो इसके अंदर बीज, बीज जो है वो कुछ ना कुछ ऐसी धातुएं होती है जिसको हमें उगाना है। हम खेत में देखते हैं ना कि हम खेत में बीज बो देते हैं, मुझे कोई पेड़ उगाना है, कोई पौधा उगाना है,
तो मैं जमीन के अंदर बीज को बो दूंगा। और बीज बोने के बाद होता क्या है, वो बीज जो है वो अपने जैसे ही अनेक और बीज बना लेता है। मैंने गेहूं का बीज बोया है, तो अनेक गेहूं उगेंगे, है ना। जब वो पौधा हो जाएगा, जब वो उग जाएगा, तो उसमें अनेक बीज मिल जाएंगे। तो इस तरह से मुझे किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे उसको बीज जो है उसमें बीज के रूप में मुझे उसको बो देना है जमीन के अंदर, तो क्षेत्र के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है कि पारद के अंदर बीज को बोना होता है। अभी यहाँ पे बीज को बोना मतलब क्या है, हम मुझे जो चीज बनानी है वही मुझे बोनी पड़ेगी ना। जो जमीन के अंदर मैं डालूंगा वही चीज उग के फिर से मुझे मिलेगी। समझ लीजिए मुझे सोना चांदी बनाना है, तो मुझे सोना या चांदी बोना पड़ेगा। मुझे उत्तम धातुएं बनानी है, तो मुझे उत्तम धातुएं ही बोनी पड़ेगी। फिर चाहे वो अ, शरीर के अंदर हो, शरीर के बाहर हो, है ना। मुझे मेरी शरीर की धातुएं जो है, मेरी शरीर की धातुएं एकदम क्षय हो गई है, धातु क्षय हो गया है, मुझे उनको फिर से उत्तम बनाना है, तो मुझे उसके अंदर कुछ उत्तम चीज ही डालनी पड़ेगी। तो वो हम कहाँ पे डालते हैं, पारद के अंदर डालते हैं। तो जो कोई भी बीज होता है वो पारद के अंदर बोया जाता है। और अशुद्ध पारद के अंदर क्या, तो नहीं, अशुद्ध पारद के अंदर नहीं। तो क्या सिर्फ शुद्ध पारद के अंदर, नहीं, सिर्फ शुद्ध पारद के अंदर भी नहीं। इसे बोया जाता है अष्ट संस्कारित पारद के अंदर। पारद को पहले शुद्ध करो, शोधन यानी कि शुद्ध करो, बाद में 8 संस्कार करो। पारद के 8 संस्कार करने के बाद उसमें बीज बोया जाता है। तो उसमें ये जो बीज बोएंगे तो वो बीज क्या होगा, अक्सर एक अच्छा बीज किसे बोला जाता है, तो वहां पे स्वर्ण, रजत, ऐसी उत्तम धातुएं जो है उनको एक अच्छा बीज बोला जाता है। और वैसे भी अभी हम धातु प्रकरण नहीं पढ़े है ना, मेटल्स, चैप्टर ऑफ मेटल्स ये हम नहीं पढ़े। तो वहां पे ये जो है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, ये 4 धातुएं। और बाद में लेड, टिन, जिंक, ये 3 धातुएं। इस तरह से 7 मेटल्स हम पढ़ने वाले हैं। तो वहां पे ये जो है पहली 4, गोल्ड, सिल्वर, आयरन और कॉपर, इन चारों को हम शुद्ध धातुएं बोलते हैं। और बाकी की जो है, हाँ वो भी प्योर होती है, लेकिन उनको जो है हम इन चारों की कैटेगरी में नहीं लेते, उनको पूती लोह वगैरह चीजें बोलते हैं। तो ये जो 4 है, गोल्ड, सिल्वर, आयरन और कॉपर, इन चारों को ही हम बीज के तौर पे उपयोग करते हैं। और इन चारों में भी गोल्ड सबसे बढ़िया है ना, तो वो तो है ही। तो ये जो है पारद के अंदर बोया जाता है, पारद के अंदर उसको रखा जाता है। और बाद में अभ्रक वगैरह चीजें भी उसके अंदर जीर्ण की जाती है, उसका चारण और चारण किया जाता है। तो यहाँ पे हमें सीखना है अभी, बीज क्या है वो पता चला। तो निर्बीज बंध किसे बोलेंगे, सबीज बंध किसे बोलेंगे। तो वैसे निर्बीज बंध जो है, पहला हम निर्बीज देखते हैं, और सबीज उससे भी बढ़िया है। तो निर्बीज जो है ना, उसके अंदर भी बीज तो है, लेकिन वो बीज सबीज के जितना उतना ज्यादा पोटेंट नहीं है। तो निर्बीज के अंदर क्या है कि एक पार्ट पारद लेना है, रसहतु यानी कि एक पार्ट पारद लेना है। अभी यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन हमें समझना है कि यहाँ पे अष्ट संस्कारित पारद लेना है। 8 संस्कार किया हुआ, शोधन करके फिर 8 संस्कार किया हुआ ऐसा पारद लेना है। तो ऐसा मर्क्यूरी लेके उसमें 1/4 पार्ट सुवर्ण बीज डालना है। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, पादांश, पादांश यानी कि 1/4। चतुष्पाद होते हैं ना हमारे, 4 पाद होते हैं, तो उस 4 में से एक, यानी कि 1/4। 1/4 जो है वो सुवर्ण, सुवर्ण यानी कि उसका बीज, सुवर्ण जो है, गोल्ड जो है वो बीज है। तो वो गोल्ड जो है हमें मर्क्यूरी के अंदर डालना है। डालना है मतलब क्या, उसको खिलाना है। मर्क्यूरी के अंदर हम गोल्ड डालेंगे, मर्क्यूरी को गोल्ड खिलाएंगे तो वो खा लेगा, बाद में उसको पचा भी लेगा, उसका चारण भी हो जाएगा, कंप्लीट एसिमिलेशन हो जाएगा उसके अंदर। बाद में क्या करते हैं, मर्क्यूरी ने 25% गोल्ड तो ले लिया। अगर 100 ग्राम मर्क्यूरी है तो 25 ग्राम गोल्ड उसने खा लिया, उसने पचा लिया, है ना। फिर बाद में क्या करना है, उसमें गंधक ऐड करना है। मर्क्यूरी और गोल्ड का जो एमालगम बन गया है, उसके अंदर हमें गंधक यानी कि शुद्ध गंधक, सल्फर हमें ऐड करना है, सल्फर पाउडर के फॉर्म में। और किस तरह से ऐड करना है, उसको धीरे धीरे ऐड करते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके सल्फर ऐड करते जाते हैं। और कितना सल्फर ऐड करना है, तो हाँ यहाँ पे क्वांटिटी नहीं लिखी, लेकिन हमें समझना है कि पिष्टीकृतो,
पिष्टी बन जाए, वो एक पेस्ट बन जाए, तब तक हमें वहां पे गंधक ऐड करते जाना है। और बाद में, जस्ट अ मिनट, वहां पे हमें थोड़ा थोड़ा करके सल्फर पाउडर जो है, गंधक जो है, ऐड करते जाना है, पिष्टी बना लेना है। और पिष्टी बनाने के बाद आगे क्या करना है? तो पिष्टी बनाने के बाद अ, ऊपर लिखा है पिष्टीकृतो गंध योगतश्च, तो गंधक के योग से पिष्टी बना ली। फिर आगे है तुल्यांश गंधे ही, तो पिष्टी बन गई। अभी पिष्टी बनने के बाद उस पिष्टी का जो कुछ भी वजन हुआ, समझ लीजिए उस पिष्टी का वजन 200 ग्राम हुआ, 210 ग्राम हुआ, 180 ग्राम हुआ, जो भी वजन हुआ, उस पिष्टी के समान तुल्यांश यानी कि इक्वल क्वांटिटी में, तो 100 ग्राम पारद, 25 ग्राम सुवर्ण, फिर जितना जरूरत पड़ा उतना गंधक, इन सब को मिला के पिष्टी बना ली है हमने। अभी उस पिष्टी का जितना भी वजन है, उतने सम प्रमाण में तुल्यांश गंधक, फिर से गंधक लेना है। तो सम प्रमाण में गंधक लेंगे, अगर 180 ग्राम है तो 180 ग्राम गंधक लेंगे। और बाद में उसकी भस्म बना लेनी है। तो पारद गंधक को मिक्स करके वो बाद में उसको शराव संपुट में रख के पुट दे देने हैं, पुटितः, तो क्रम अनुसार पुट देते रहने हैं, कब तक? जब तक वो भस्म ना बन जाए। तो वो पारद की भस्म बन जाएगी, उसका भस्मीकरण कर देंगे। ऐसी पारद की भस्म को या फिर इस प्रक्रिया को बोलते हैं निर्बीज बंध। तो यहाँ पे पारद के अंदर सिर्फ सुवर्ण ही मिलाया है, और वो भी सिर्फ 1/4 पार्ट ही मिलाया है। तो ये बीज कम है, ये बीज में अकेला सुवर्ण है और कुछ नहीं है, इसमें अभ्रक नहीं है, इसमें मार्कशीट यानी कि आयरन और कॉपर का जो संयोग है वो नहीं है, इसलिए इसको निर्बीज बोलते हैं। और ये निर्बीज जो है, सकलामय घ्नः, यानी कि ये सभी तरह की बीमारियों को, सकल आमय घ्नः, तो ये सभी तरह की बीमारियों को ठीक करता है, बस उतना ही। तो सभी तरह की बीमारियों को ठीक करता है, लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ है वगैरह वगैरह चीजें नहीं है, वो सब चीजें सबीज में होगी। तो आगे हम सीखेंगे सबीज बंध। अभी सबीज में क्या लिखा है? पिष्टि कृते, पिष्टि कृते ही, तो पिष्टि बनानी है। निर्बीज में भी पिष्टि बनाई थी ना हमने, मर्क्यूरी के अंदर कुछ बीज डाल के, बाद में गंधक डाल के पिष्टि बनाई थी। तो उसी तरह से मर्क्यूरी के अंदर बीज डालना है, और थोड़ा थोड़ा करके गंधक डालना है, और पिष्टि बनानी है, पिष्टि कृते ही। लेकिन यहाँ पे बीज में सिर्फ सुवर्ण नहीं है, यहाँ पे बीज में क्या है? पिष्टि कृते ही अभ्रक, पिष्टिकृते ही अभ्रक सत्व। तो यहाँ पे अभ्रक का सत्व लेंगे, पिष्टिकृते ही अभ्रक सत्व। तो अभ्रक सत्व, हेम, हेम यानी कि गोल्ड या फिर सुवर्ण, हेम, तार। अभी ये सब सिनोनिम जो है ना, आप अच्छे से याद रखिए, आपको ये बार बार यूज में आ जाएंगे, आपके सिलेबस में बहुत बार आ जाएंगे। हेम यानी कि गोल्ड या फिर सुवर्ण। तार, तार यानी कि चांदी, रौप्य, रजत, सिल्वर। तार यानी कि सिल्वर, हेम, तार। बाद में अर्क, अर्क यानी कि ताम्र। अर्क जो है ना, यहाँ पे हमें अर्क पत्र नहीं लेने हैं, यहाँ पे हमें गुलाब का अर्क नहीं लेना है, आंकड़ा नहीं लेना है, वहां पे हमें क्या लेना है? ताम्र। अर्क जो है वो किसका सिनोनिम है? ताम्र का, कॉपर का। तो तीन ये अभ्रक सत्व हो गया, बाद में गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, और कांते ही, कांत यानी कि कांत लोह। तो आयरन है ना, बहुत सारी तरह के अलग अलग आयरन हम पढ़ने वाले हैं आगे। तो उसमें एक होता है कांत लोह। तो वो कांत लोह जो है ना, वो एक ऐसा आयरन है जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, बहुत ही बढ़िया माना जाता है। उसकी क्या क्या क्वालिटीज है आगे सीखेंगे हम। तो अभी इतना याद रखेंगे कि इसके अंदर बीज के रूप में हमें अभ्रकसत्व, हेम, तार, अर्क और कांत, तो ये 5 चीजें लेते हैं हम। इन 5 चीजों को पारद के अंदर मिला के, फिर थोड़ा थोड़ा गंधक मिला के पिष्टी बना देंगे। तो ये पिष्टी बन जाएगी, और उसको हमें तुल्यांश नहीं, लेकिन षडगुण गंधकेन, तो निर्बीज में क्या था? तुल्यांश गंधक, उसके समान प्रमाण में। तो यहाँ पे समान प्रमाण में गंधक नहीं, लेकिन 6 गुना गंधक लेना है, षडगुण गंधके न। तो षडगुण गंधके न परिझारितो हतः ततः, तो 6 गुना गंधक लेके उसकी भस्म बनानी है। परिझारितो यानी कि अच्छे से धारण करना है। बाद में हतः, हतः यानी कि भस्म बना देनी है, हत यानी कि उसका हनन करना है, उसकी भस्म, उसको मार देना है। हतः ततः षडगुण गंधकेन,
6 गुना गंधक से उसकी भस्म बनानी है। तो तब जाके इसको क्या बोलेंगे? बीजबद्धो। बीजबद्धो यानी कि सबीज बंध। इसमें जो बीज है वो सही तरीके का बीज डाला गया कहा जाएगा। तो इसमें सिर्फ 1/4 पार्ट ये ले लिया, गोल्ड ले लिया, वो काफी नहीं है। लेकिन अभ्रक सत्व, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कांतलोह, ये सब चीजें लेकर हमें इसको पिष्टी बना के 6 गुने गंधक से भस्म बनाएंगे, तब जाके वो सबीज बंध कहलाएगा। और वो जो है सकल आमय घ्न, सिर्फ उतना नहीं है, यह है विपुल प्रभाव। विपुल प्रभाव मतलब हाईली इफेक्टिव, रोगों को दूर करने में, रसायन कर्म करने में, है ना। पारद का जो जो भी उपयोग हमारे लिए उपयुक्त है, चिकित्सावाद में, देहवाद में, जो कुछ भी है, इसमें विपुल प्रभाव है, ये हाईली इफेक्टिव है। तो यही हमें निर्बीज के बदले सबीज यूज करना बेहतर है। फिर और बेहतर कुछ आगे देखते हैं, है ना। तो ये जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो लिखा है कि 1/4 पार्ट सुवर्ण, है ना। तो यहाँ पे लिखा नहीं कि अभ्रक सत्व कितना, हेम कितना, तार ताम्र कांतलोह कितना प्रमाण। तो वो सब चीजें भी आगे हम सीखने वाले हैं कि कितना कितना क्वांटिटी है। तो उसमें वो तो आगे आएगा बालक कुमार वगैरह में। बीच में कुछ ये एक बंध है श्रृंखला बंध, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है फिर से एक बार हम नाम की ओर जाते हैं। तो देखिए हमने कितने बंध सीख लिए: हठ, आरोट, आभास, क्रियाहीन, पिष्टिका, क्षार, खोट, पोट, कल्क, कज्जली, सजीव, निर्जीव, निर्बीज, सबीज। अभी आगे आगे के और कुछ बंध है: श्रृंखला, द्रुति, ये दोनों। बाद में बालक, कुमार, तरुण, वृद्ध, ये और 6 बंद आज हम सीखेंगे। और हो सके तो यहाँ तक तो हम कंप्लीट करेंगे ही, बाकी के फिर आगे हम सीखने वाले हैं। तो देखते हैं अभी श्रृंखला बंध। तो श्रृंखला बंध का जो श्लोक है ना, आप श्रृंखला शब्द से क्या समझते हैं, है ना। श्रृंखला यानी कि कुछ सीरीज है वो, है ना। सीरीज यानी कि श्रृंखला, एक लाइन में कुछ रखा गया है, तो उसी को बोलते हैं श्रृंखला। तो अभी यहाँ पे किसकी श्रृंखला होगी? सीधी सी बात है, यहाँ पे मर्क्यूरी के एटम्स की श्रृंखला होगी। पारद के जो परमाणु है उसकी श्रृंखला बनानी है हमें, उसकी सीरीज बनानी है। तो आप सोचेंगे विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स, कोई भी हमारे पास सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट नहीं है, एटम की श्रृंखला कैसे बना लेंगे? लेकिन वो यहाँ पे हम सिद्ध करने वाले हैं, सिर्फ खरल में लेके। तो ये जो है कैसे है, आप अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहला है वज्र आदि, वज्र आदिनी हतः। तो वज्र आदिनी, वज्र आदिनी मतलब क्या? तो अभी आपको सबसे पहले समझना है कि वज्र, वज्र यानी कि डायमंड, हीरा, है ना। हीरा, डायमंड, उसको बोलते हैं संस्कृत में वज्र। तो आप ये सिनोनिम अच्छे से याद रख लीजिए। वज्र यानी कि डायमंड। आदिनी, आदिनी यानी कि डायमंड और उसके जैसे जेमस्टोन्स, उसके जैसे रत्न। तो क्या होते हैं उसके जैसे रत्न? हीरा, मोती, माणिक, पुखराज, तारक्ष्य, पन्ना, है ना। बहुत सारे होते हैं। तो ये सभी रत्न वर्ग के जो द्रव्य है, सभी रत्न है, जो जेमस्टोन्स है सभी, उन सभी को लेकर हतः सूतो, वज्र आदिनी हतः सूतो, हतः सूतः यानी कि उसको पारद की भस्म बना लेनी है। तो अभी यहाँ पे क्या आया कि ये सोना चांदी लेकर नहीं, लेकिन हीरा मोती माणिक पन्ना ये सब लेकर पारद की भस्म बनानी है। तो ये सिर्फ 2 शब्द में, ये बहुत बड़ी प्रोसीजर उन्होंने सिर्फ 2 शब्द में बता दी। वज्र आदिनी हतः सूतो। तो सूत यानी कि पारद। मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी की हतः, हतः यानी कि उसकी भस्म बनानी है। हतः यानी उसका हनन करना है, उसको मार देना है, उसकी भस्म बनानी है। लेकिन कैसे बनानी है? वज्र आदिनी, डायमंड और उसके साथ रत्न वर्ग के द्रव्य जो है, उसमें से जो भी हमें चाहिए, जो भी जरूरी है, वो लेके उसकी पारद भस्म बना देनी है। तो पहला क्या लिखा है? एक पारद भस्म, ये पहली पारद भस्म, यानी कि मैंने आगे 1 लिखा है। 1 पारद भस्म, पहली पारद भस्म, प्रिपेयर्ड विथ वज्र आदि। तो वज्र एटसेट्रा, जो डायमंड एटसेट्रा, जो कोई भी रत्न वर्ग के द्रव्य है, उन सभी को लेके पारद की एक भस्म बनाओ। तो डायमंड वगैरह लेके पारद की भस्म बना दी, उसको रख दो एक बार साइड में। अभी पारद की दूसरा पारद लेंगे, दूसरे पारद की भस्म बनाएंगे। तो वहां पे क्या लिखा है? वज्र आदिनी हतः सूतो। फिर और आगे हतः सूतः। तो फिर दूसरी पारद की भस्म बनाओ। तो ये यहाँ पे आपको कर्सर भी दिख रहा होगा।
तो वज्र आदिनी हतः सूतो, एक पारद की भस्म बन गई डायमंड से, उसको रख दो साइड में। अभी दूसरा पारद ले लो, यहाँ पे फिर से एक बार सूतः लिखा है ना, तो दूसरा पारद ले लो और हतः, उसकी भी भस्म बना लो। तो यहाँ पे लिखा नहीं कैसे भस्म बना लो, तो हमें सिंपली समझ लेना है गंधक से। अगर लिखा नहीं है कि किसकी भस्म बनानी, किसका उपयोग करके पारद की भस्म बनानी है, तो सिंपली हमें समझना है कि गंधक एटसेट्रा से। तो मैंने यहाँ पे गंधक एटसेट्रा क्यों लिखा है ना, तो वहां पे कुछ और भी द्रव्य है ना गंधक, और गंधक के जैसे कुछ द्रव्य है, जैसे कि हरताल, मनःशिला, जो भी हमें चाहिए, जो जो भी सल्फाइड्स है, सल्फर अकेला सल्फर है या फिर वो आर्सेनिक का सल्फाइड है या दूसरे भी बहुत सारे सल्फाइड है, तो वो सभी लेके या उसमें से जो भी हमें चाहिए सिंपली गंधक लेके उसकी भस्म बना लेनी है। तो हमारे पास पारद की दो तरह की भस्म हो गई, एक तो डायमंड से बनाई हुई भस्म और एक सिंपली गंधक से बनाई हुई भस्म, है ना। तो दो तरह की पारद भस्म है हमारे पास अभी, डायमंड से बनाई हुई पार मर्क्यूरी की भस्म और सल्फर से बनाई हुई मर्क्यूरी की भस्म। अभी इन दोनों की क्वांटिटी कितनी लेनी है, सम, समो अपरह, दोनों को समान प्रमाण में लेना है। पहली तरह की पारद भस्म अगर मेरे पास 100 ग्राम है, तो दूसरी तरह की पारद भस्म भी मैं 100 ग्राम ले लूंगा। अभी इसको क्या करना है, दोनों को 100 ग्राम ले लिया, एक खरल में डाल दिया, एक खरल में दोनों भस्मों को 100 ग्राम प्रमाण में डाल दिया। अभी क्या करना है, श्रृंखलाबद्ध सूत हतु, सूत श्रृंखलाबद्ध सूत, अभी इसको क्या करना है, खरल में लेके मिक्स करना है। तो बोथ आर टेकन टुगेदर इन इक्वल क्वांटिटी एंड मिक्स्ड वेल। तो होता ये है, मर्क्यूरी जो है ना वो लिक्विड है, भस्म बनाने के बाद भी वो जो है वो लिक्विड नहीं रहेगा, पाउडर फॉर्म में हो जाएगा। लेकिन जब हम उसको खरल करेंगे तो वो जो है एक सीरीज में जुड़ जाते हैं उसके अणु, दोनों को होमोजीनियसली मिक्स कर देते हैं, एक समान एक रस हो जाएंगे, ऐसे मिक्स कर देते हैं। तब होता क्या है कि मर्क्यूरी जो है उसकी डायमंड वाली भस्म और सिंपल वाली भस्म, डायमंड वाली भस्म और सिंपल वाली भस्म, इन दोनों की एक सीरीज बन जाती है। वो दोनों इस तरह से मिक्स हो जाते हैं कि जैसे कि उसकी एक सीरीज बन गई हो, एक श्रृंखला बन गई हो। तो इसी को बोलते हैं श्रृंखला बंध। तो यहाँ पे दो अलग अलग पारद लेने हैं, एक वज्र से मारण किया हुआ, एक गंधक से मारण किया हुआ, और दोनों की भस्म को श्रृंखला में बना लेना है। तो खरल में लेके उसको मिक्स कर लेना है, तो होमोजीनियसली मिक्स हो जाएगा, वो एक रस हो जाएगा। तब जाके उसको बोलेंगे श्रृंखला बंध। तो इस तरह से श्रृंखला बंध पारद बन जाता है। और ये करता क्या है, तो इसको जब हम कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा, देह लोह विधायक, बाय कंज्यूमिंग इट द देह बिकम्स लोहवत, यानी कि हमारा जो देह है, हमारा शरीर लोहे जैसा बन जाएगा। लोहा कितना मजबूत होता है ना, फौलाद कितना मजबूत होता है। तो लोहा जितना मजबूत होता है उतना ही मजबूत, उतना ही स्ट्रांग हमारा शरीर भी बन जाएगा। तो इसी को बोलेंगे देह लोह विधायक, देह को लोहे के समान बना देना। तो वो किससे होगा, देह को लोहे के समान बना देना, तो ये श्रृंखला बंध से हो जाएगा। पारद का श्रृंखला बंध अगर हम बनाएंगे तो उससे जो हमारा शरीर है वो लोहे के समान मजबूत बन जाएगा। आगे लिखा है चित्र प्रभावाम, इसका जो प्रभाव है विचित्र नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा है, चित्र प्रभावाम। तो ये बहुत, ये स्ट्रेंज नहीं है, लेकिन ये बहुत ही अलग है। नॉर्मली जो पारद की भस्म बना लेते हैं उसमें, या फिर समझ लीजिए सिर्फ एक गंधक से पारद की भस्म बना ले उसमें, या समझ लीजिए सिर्फ एक डायमंड से पारद की भस्म बना ली उसमें, जो प्रभाव होता है वैसा नहीं, इससे कई गुना कुछ ज्यादा ही हाई इफिकसी। तो इसीलिए यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है हाई इफिकसी, चित्र प्रभावाम। आगे है वेगेन व्याप्तिम, वेगेन व्याप्तिम, व्याप्ति यानी कि फैल जाना, व्याप्त हो जाना, फैल जाना। तो कहाँ पे फैलता है वो, हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के कण कण में वो फैल जाता है। और वेगेन, बहुत वेग से, काफी फास्टली, तो वेरी क्विक एक्शन हो जाती है यहाँ पे। तो ये इतना हाईली इफेक्टिव है, हमारे शरीर में क्विकली एब्जॉर्ब होके क्विकली हमारे शरीर में वो असर दिखाता है। वो ये सब किस तरह से होता है, इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, शरीर के अंदर जाके वो किस तरह से प्रभाव दिखाता है। रसरत्न समुच्चय के लेखक क्या बोल रहे हैं, ये मुझे तो पता नहीं, जान आते शंकर, ये तो शंकर को ही पता, मुझे पता नहीं इसके बारे में, लेकिन ये ऐसा काम करता है ये पता है। शरीर के अंदर जाके ये इतना इतना इफेक्टिव, इतना इतना क्विक असर करने वाला कैसे है, ये शंकर को ही पता, मुझे नहीं पता, ऐसा रसरत्न समुच्चय के लेखक ने बोला।
लेकिन प्रोसीजर बताई, उसको यूज करने का तरीका भी बताया, बनाने का तरीका भी बताया। तो ये था श्रृंखला बंध। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा श्रृंखला बंध क्या है। फिर भी समझ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे पूछिए फिर से एक बार, है ना, जो भी क्वेश्चन है पूछते रहिए, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये है क्या। वाइवा में आपको पूछा कि श्रृंखला बंध बताइए, तो ये श्रृंखला बंध क्या होता है, कैसे बनाते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वगैरह चीजें आपको पता होनी चाहिए। और हाँ, श्लोक जो है आप बाय हार्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं करेंगे तो भी एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये है क्या। अगर आपका डिस्क्रिप्टिव जब एग्जाम हो जाएगी उस समय पे क्वेश्चन आ जाएगा 5 मार्क में, वज्रादि निहत डैश 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 जानाति शंकर एक्सप्लेन दिस श्लोका। तो ये क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन होते हैं, वज्रादि निहत डैश 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 जानाति शंकर। तो ये श्रृंखला बंध के बारे में पूछ रहे हैं 5 मार्क में आपको। तो भले आप वहां पे श्लोका लिखे तो बहुत अच्छा, ना लिखे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ये है क्या, ये आपको अच्छे अच्छे सही तरीके से समझाना है वहां पे आपकी थियरी एग्जाम में, चाहे आपकी वाइवा में, जहाँ कहीं पे भी हो। तो इसको सही तरीके से समझ लीजिए। फिर आगे द्रुति बंध। द्रुति बंध, द्रुति से आप क्या समझते हैं, लिक्विफाई करना, है ना। हमने परिभाषा में भी इसको पढ़ा था कि द्रुति मतलब लिक्विफाई करना, उसको लिक्विफाई कर देना है। आप बहुत सारी चीज देखते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड नहीं होती। अभ्रक, अभ्रक आपने देखा है, आपने अभ्रक का शोधन भी किया है, वो तो सॉलिड है, उसको हम चाहे कितना भी गर्म करें वो लिक्विड नहीं होता, है ना, वो लिक्विड नहीं होता। फिर क्या पता, उसको 5000 डिग्री सेल्सियस पे शायद लेके जाएंगे तो शायद वो लिक्विड हो जाएगा, है ना। वो जो सत्व बनाते हैं उनको पता होगा कितना टेम्परेचर लगता है उसमें। बाद में गोल्ड है, और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो सॉलिड रहती है रूम टेम्परेचर पे, अगर उसको लिक्विफाई करना है तो बहुत बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, 1000 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस, उतना। हाँ, वैसे गोल्ड को लिक्विफाई आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, एटलीस्ट यूट्यूब के वीडियोस में तो देखा होगा, कोई सुनार की दुकान पे भी शायद देखा होगा। तो ऐसी जो कोई भी चीजें है जो मुझे गोल्ड इसके मर्क्यूरी के अंदर मिला देनी है, मर्क्यूरी के अंदर मुझे मिलाना है इन सब चीजों को, तो ये कुछ आसान नहीं होता मर्क्यूरी के अंदर मिक्स करना। मैं तो ऐसे कब से समझा रहा हूँ आपको कि मर्क्यूरी के अंदर मिला देंगे, बीज डाल देंगे उसके अंदर, तो ये ऐसा आसान नहीं होता। और बाद में चलो मिला भी दिया उसके अंदर, पारद ने उसको खा भी लिया, लेकिन बाद में उसको पचाना आसान नहीं होता, है ना। वो प्रोसीजर अब जब आप प्रैक्टिकल में करते हैं तो वो सबको आता भी नहीं, वो प्रोसीजर, है ना, वो इतना इजी प्रोसीजर नहीं है। अनेक बार अभ्यास करने के बाद उसको वो आ जाता है। तो यहाँ पे क्या बताया है, यहाँ पे युक्तोपि, युक्तोपि यानी कि युक्ति पूर्वक यहाँ पे कुछ काम बताया है। बाह्य द्रुति भी, तो वैसे तो हमने क्या सीखा कि अब आप फिर से परिभाषा में जाइए तो वहां से आपको फिर से मैं याद दिलाता हूँ कि पारद को हम चारण करवाते हैं, उसको चराते हैं, उसको कुछ खिलाते हैं। चारण के बाद आता है द्रुति, और द्रुति के बाद आता है जारण, है ना। पारद को हम कुछ चराते हैं, खिलाते हैं, समझ लीजिए किसी इंसान की बात है, किसी छोटे बच्चे की बात है, तो क्या होता है, हमने उसको कुछ खिलाया, कुछ खिलाने के बाद उसके पेट में जाके वो लिक्विफाई हुआ, पेट में जाके हर सारी चीजें लिक्विफाई हो जाती है, और लिक्विफाई होने के बाद उसने उसको पचा लिया, यानी कि जारण कर दिया। तो चारण, फिर द्रुति, फिर जारण, ये नॉर्मल स्टेप होते हैं, ये है नॉर्मल चीज है ना। चारण, फिर द्रुति, फिर जारण, खाओ, पेट में जाके लिक्विफाई करो, फिर जारण, फिर उसको पचाओ। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, बाह्य द्रुति, बाहर से ही द्रुति कर लो, है ना, अंदर जाके द्रुति करने की जरूरत नहीं। तो ये जो पेट में जाने के बाद जो द्रुति होती है ना, उसको बोलते हैं गर्भ द्रुति। ये भी हमने सीखा था परिभाषा में, फिर से एक बार बताता हूँ, दो तरह की द्रुति, गर्भ द्रुति और बाह्य द्रुति। गर्भ मतलब आपको, आप जो प्रसूति में पढ़ते हैं या आपने रचना में जो पढ़ा है कि फीटस, है ना, वो वाला गर्भ नहीं, गर्भ मतलब उसके अंदर, सिर्फ उतना समझिए अभी, गर्भ मतलब उसके अंदर। तो वो होती है गर्भद्रुति, नॉर्मल जो होती है वो होती है गर्भद्रुति, यानी कि कुछ खा लो, पेट के अंदर जाने के बाद वो लिक्विफाई हो जाएगा, तो वो गर्भद्रुति कहलाएगी, वो नॉर्मल है। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बताया है, युक्ति पूर्वक, युक्तो अपि, तो युक्ति पूर्वक क्या करना है, बाह्य द्रुति भी, बाह्य द्रुति करनी है, यानी कि हमें मर्क्यूरी को जो खिलाना है, मर्क्यूरी के अंदर जो कुछ भी मिक्स करना है हमें, चाहे वो अभ्रक का सत्व है,
चाहे वो स्वर्ण यानी कि गोल्ड है या जो कुछ भी है एटसेट्रा, इन सभी को आर कन्वर्टेड टू द्रुति बिफोर देयर चारण। तो इसे जो है चारण करने से पहले, पारद को खिलाने से पहले ही उसको द्रुति बना लो। सोच लीजिए ना, आप रोटी सब्जी जो कुछ भी खा रहे हैं, उसको हमने पहले बाहर ही लिक्विड बना दिया। पी जाओ रोटी का, रोटी और सब्जी सब कुछ को मिक्स करके उसको लिक्विफाई कर दिया है, पी जाओ उसको। तो पाचन जो है बहुत आसान हो जाएगा, है ना, पाचन बहुत आसान हो जाएगा। तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट बस यहाँ पे है कि बाह्य द्रुति भी च सूतो। तो सूतो पारद को खिलाने से पहले उसको बाहर में ही द्रुति बना लो, बाद में उसको खिलाओ। बंध गतो वा भसित स्वरूप। तो बाद में मतलब क्या है अभी यहाँ पे, पारद को अभ्रक सत्व गोल्ड ये सब खिलाने से पहले बाहर में ही उसको द्रुति बना लो, बाद में उसको खिला दो, बाद में उसका चारण कराओ। चारण करने से पहले द्रुति बना ली, बाद में उसका चारण कराओ, फिर झारण भी कर लो, भस्म भी बना लो, उसको पचा भी लो, सब कुछ कर लो, है ना। तो इस तरह से जब ये प्रोसेस की जाती है, तो बंध गतो बाद में जो बंध बन जाएगा, और भस्मित स्वरूप बाद में जो हम उसकी भस्म भी बना लेंगे, तो ये जो है इसको बोलते हैं द्रुति बंध। द्रुति बंध में बाह्य द्रुति होती है, बाहर से द्रुति करके फिर पारद को खिलाते हैं, और इसे द्रुति बंध बोलते हैं। इसका डोज यहाँ पे बताया है, ये देखिए, ये बहुत सोच से समझने और याद रखने वाली बात है। स उसका डोज क्या है, राजिका पादमितो। पाद यानी कि हमने पहले भी देखा ना, पादांश, पाद यानी वन फोर्थ, पाद चतुष्पाद होते हैं, चार पाद होते हैं, तो उसका एक भाग यानी कि वन फोर्थ। तो राजिका, राजिका यानी कि क्या, ये आपको पता है ना। राजिका यानी कि राई, सरसों, जो सरसों का दाना होता है, राई का दाना होता है ना। तो ये आपको पता है कितना छोटा होता है राई का दाना, सरसों का दाना कितना छोटा होता है, उसका भी वन फोर्थ प्रमाण, राई के दाने से भी वन फोर्थ। कितना कम डोज हो गया ये देख लीजिए, है ना, कुछ मिलीग्राम में तो आएगा नहीं, माइक्रोग्राम में चला जाएगा ये। तो वन फोर्थ राजी का प्रमाण, सिर्फ इतने प्रमाण में ऐसी पारद की भस्म हम खाएंगे, द्रुति बंध की हुई पारद की भस्म, सिर्फ वन फोर्थ प्रमाण में राजी का बंध, वन फोर्थ राजी का प्रमाण में अगर हम खाएंगे, तो ये क्या करती है, दुस्साध्य रोगान द्रुति बंध नामा, ये दुस्साध्य रोगों को भी ठीक कर देती है। इट क्योर्स दुस्साध्य रोग। दुस्साध्य यानी क्या, जो सुख साध्य नहीं है, जो दुस्साध्य है, जिसको आसानी से नहीं ठीक किया जा सकता। तो राजी का पाद में तो क्या करती है, निहंती दुस्साध्य रोगान, निहंती दुस्साध्य रोगान, ये दुस्साध्य रोगों को भी ठीक कर देती है। ये द्रुति बंध जो है वो उसको ठीक कर देती है। तो ये इसकी हाई इफेक्टिव, इसकी जो हाईली इफिकेसी है वो यहाँ पे दिखाते हैं। द्रुति बंध जो है अगर बनाएंगे तो इतने कम प्रमाण में इतने इतने रोगों को भी वो दूर कर देगी। और द्रुति बंध बनाना कैसे, तो बाह्य द्रुति कर लो पहले, बाद में पारद को खिलाओ, बाद में पचाओ, बाद में भस्म बनाओ। ये हो गया द्रुति बंध। अभी आगे सीखेंगे बालक बंध। अभी यहाँ पे जो है ना, आप चारों के चारों नाम एक साथ में याद रख लीजिए, और इसका क्रम, ये नाम जो है ना इसमें गड़बड़ मत करिएगा। श्रृंखला और द्रुति तो हमने सीखा, आगे है बालक। सबसे पहला है बालक, बालक के बाद है कुमार, कुमार के बाद है तरुण, तरुण के बाद है वृद्ध। ये हमारी उम्र की चार अवस्थाएं है ना। सबसे पहले एक छोटा बच्चा यानी कि बालक, बाद में वो बनता है कुमार, बाद में वो बनता है तरुण, और बाद में वो हो जाता है बड़ा यानी कि वृद्ध। तो इसको ये डिनोट करते हैं, यहाँ पे इसको दर्शाते हैं। अभी ये जो क्या है, ये बालक को, तो स्लाइड शायद अभी दिखना बंद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो फिर इतना ही रखते हैं, वैसे समय भी हो गया है। तो बाकी का बालक कुमार तरुण वगैरह चीजें बाद में सीखेंगे। आप अटेंडेंस भेज दीजिए चैट में। अटेंडेंस भेजने के बाद ही आप लीव करिएगा, अटेंडेंस भेजे बिना लीव मत करिए, क्योंकि अभी कंप्यूटर की स्क्रीन पे मुझे नहीं दिख रहा है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है यहाँ पे, मैं सिर्फ फोन में देख रहा हूँ। तो आप अटेंडेंस भेज दीजिए और उसके बाद ही आप लीव करिए।